हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना करंट अफेयर 2022 जनवरी टू मार्च पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। और ये जो करंट अफेयर का जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 जनवरी से लेकर के मार्च तक का, ये आपके आगामी, चाहे वो सीजी पटवारी हो, आरआई हो, हॉस्टल वार्डन या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आपको जो आंसर आ रहा है तो उसको साथ में देते हुए चलिए, पॉज करके, नहीं आता तो पहले उसको सुन लीजिए और फिर उसके बाद याद कर लीजिए। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यदि आप ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ADEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल ऐप में ये दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। यदि आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, ABEO के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की और ADEO की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ABEO का फ़ीस है 2249 और ADEO की फ़ीस है 1199। यदि आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की तो आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हमको 26 से देखना है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन तक किया था। 26 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है, 45, 46, 47 या 48। तो 2021 क्या है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले जो हमको याद करना है वो ये है, आप अपना नोट्स बना रहे, बहुत अच्छी बात है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, पहली बात तो ये हमको याद होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। कौन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट इसको रिलीज़ करती है, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। लिख रहे हैं आप तो लिख लीजिए, पता है तो सुन लीजिए केवल। यूनिट, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक को जारी करने वाली एजेंसी है, यूनिट है, EIU इसको जारी करता है। अब ये पूछा जा रहा है हमसे कि इंडिया की रैंकिंग कहाँ क्या है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग है 46। कितनी है, 46 विथ स्कोर क्या है, इंडिया का स्कोर कितना है, 6.91। यदि स्कोर पूछा तो ये भी याद रखना। फर्स्ट कौन आया है इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में, तो फर्स्ट है नॉर्वे। कौन है, नॉर्वे। और नॉर्वे का स्कोर कितना है, तो 9.75। ठीक है, स्कोर जो है 0 to 10 दिया जाता है, स्कोर, रैंकिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, स्कोर 0 to 10 है। इंडिया का स्कोर है 6.91 और नॉर्वे का स्कोर है 9.75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ NCERT रिसेंटली। हाल ही में NCERT के निदेशक कौन बने, विनीत जोशी, S किशोर, प्रदीप कुमार जोशी या दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने NCERT के न्यू डायरेक्टर, तो इसके न्यू डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी, ये न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, वेयर वॉज द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 हेल्ड फ्रॉम February 25 to March 4। 25 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, कोच्चि, बेंगलुरु। कहाँ किया गया था मिलन एक्सरसाइज। तो हमको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि मिलन है क्या। तो मिलन क्या है,
मिलन है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लिखा हुआ है मिलन क्या है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। कहाँ ये आयोजित किया गया, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। कहाँ, विशाखापट्टनम में, हाल ही की न्यूज़ है ये। यहाँ पे आपके ऑप्शन में बे ऑफ बंगाल यदि लिख करके आता है तो वो भी सही है। क्या है, बे ऑफ बंगाल यदि लिखा रहता है, बंगाल की खाड़ी लिखा रहता है, तो वो भी ऑप्शन सही है, क्योंकि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, विशाखापट्टनम को और किस नाम से हम जानते हैं, यदि यहाँ पे विशाखापट्टनम ना लिखा रहे, या फिर सिटी ऑफ डेस्टिनी, क्या बोलते हैं हम विशाखापट्टनम को, सिटी ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे पहलू यदि देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं। मिलन एक्सरसाइज में 40 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 40 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यूएस की नेवी, यूएस अमेरिका की नेवी फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट की थी, फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में कहाँ हुआ था, तो विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल, विशाखापट्टनम, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफ एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 10 to 14 मार्च 2022 इन विच प्लेस। डेफ एक्सपो 2022 जिसका आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच तक किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, पणजी में, चेन्नई में, लखनऊ में या गांधीनगर में। तो कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर जो है हमारा डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट देखते हैं। Who has become the winner of the men's category of Australian Open Tennis 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग में के विजेता कौन बने? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेडवेडेव या रॉजर फेडरर। तो कौन बने? ये हमने किया हुआ है, स्पोर्ट्स सेक्शन जो हमने किया था उसमें मैंने आपको करवाया था। तो कौन बने हैं? राफेल नडाल जो है इसके, उन्होंने वो विनर बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 मेंस कैटेगरी में। रनर अप कौन है? तो रनर अप है डेनियल मेडवेडेव, ये इनको हराया गया है, तो ये रनर अप हैं। इसको भी याद रखना, क्योंकि आजकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, Who has become the winner of women's category of Australian Open Tennis 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 की महिला वर्ग की विजेता कौन बनी? बारबोरा ट्रेकिकोवा, इमा रेडुकाना, नोमी ओसाका या एशली बार्टी। तो कौन बना है? ये हमने किया हुआ है, ये आपके लिए नया नहीं है ये, क्योंकि जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स का करंट अफेयर करवाया था वहाँ मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन टेनिस के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के बारे में, तो हमने वहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा एशली बार्टी। रनर अप कौन रही? तो रनर अप रही हैं डेनियल कॉलिंस। कौन? डेनियल कॉलिंस। ठीक है, डेनियल कॉलिंस रही हैं। एशली बार्टी विनर और डेनियल कॉलिंस रनर अप रही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेडल डिड इंडिया वॉन इन द विमेंस एशिया हॉकी टूर्नामेंट इन जनवरी 2022? जनवरी 2022 में महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नन ऑफ द अबव। तो भारत ने कौन सा मेडल जीता है इस टूर्नामेंट में? विमेंस एशिया हॉकी टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट है? विमेंस एशिया हॉकी टूर्नामेंट। तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक भारत ने जीता है, याद रखिएगा। किसको हरा करके? तो ये हमारे लिए बहुत ही शानदार जीत रही है, क्योंकि इंडिया ने चाइना को डिफीट करके ये मेडल जीता है। किसको? चाइना को डिफीट करके इंडिया ने इसको जीता है। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ? विमेंस एशिया हॉकी टूर्नामेंट हुआ कहाँ यदि पूछेगा तो ये भी याद रखना, क्योंकि हाल ही की न्यूज़ है, जनवरी में हुआ है। तो कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। कहाँ? मस्कट, ओमान में हुआ है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिकम द विनर इन द विमेंस एशिया हॉकी टूर्नामेंट इन जनवरी 2022। यानी कि ये टूर्नामेंट में जनवरी 2022 में महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में विजेता कौन सा देश बना? जापान, कोरिया, इंडिया, चाइना। तो कौन बना है? इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया तो विनर नहीं है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये आंसर कट हो जाता है। चाइना को इंडिया ने हराया है, तो इसका मतलब ये भी चाइना भी ऑप्शन में नहीं है। वी आर लेफ्ट विद द ओनली 2 ऑप्शन, यानी कि 50-50 में तो एटलीस्ट हम पहुँच गए। एटलीस्ट हम यहाँ पे तो पहुँच गए ना कि अब हम तुक्का मार सकें। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 25-25 की थी, वहाँ पे हम 50-50 में तो एटलीस्ट आ ही गए हैं। तो हम जापान और कोरिया में हमको बताना है कि विजेता कौन बना। तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि जापान विजेता बना है और साउथ कोरिया को इसने हराया है। किसको हराया है? साउथ कोरिया को जापान ने हराया है। किस में हराया है? तो विमेंस एशिया हॉकी टूर्नामेंट में, जो कि मस्कट, ओमान में खेला गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? 85, 88, 99 या 94? तो क्या है भारत का रैंक? भारत का रैंक है, रैंक जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, आपने जब करंट अफेयर अपना कवर अप किया होगा तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नाउ इंडिया की रैंकिंग क्या है यदि हमसे पूछी जाए, तो इंडिया की रैंकिंग है 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। कितना? 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग इंक्रीज हुई है। व्हाट डज इट मीन? यानी कि इंडिया की रैंकिंग 86 थी। कब? 2020 में। कब? 2020 में। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद बात आ जाती है, किस बारे में बात आ जाती है कि इस इंडेक्स को, अच्छा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड फॉर 2022 पोस्टथॉमसली। निम्नलिखित में से किसी मरणोपरांत 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है? मरणोपरांत बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड। मरणोपरांत किसी नहीं मिला है। प्रभा आत्रेय, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह। तो इनमें से कौन है जिसको मरणोपरांत? क्योंकि अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो हमको याद होना चाहिए कि पद्म भूषण किसको मिला है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड फॉर 2022 पोस्टथॉमसली? तो क्या आएगा हमारा? ये पद्म भूषण नहीं है। पहली बात तो ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण नहीं है ये। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, पद्म विभूषण है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रभा आत्रेय। कैसे प्रभा आत्रेय है? क्योंकि ये चारों को ही पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि ये तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। ये तीनों को, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन प्रभा आत्रेय जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, कौन है? हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, इनको अभी मिला है। इसका मतलब अभी मिला है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि मरणोपरांत नहीं मिला है इनको, ये जीवित हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आजकल एग्ज़ाम में। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं प्रभा आत्रेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हम। ये उनके बारे में डिटेल है जो कि महाराष्ट्र से हैं। ये इनको उनके बारे में डिटेल है। ये देखिए, ये प्रभा
आत्रे जो कि आर्ट फील्ड से है महाराष्ट्र से, राधेश्याम खेमका जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से उत्तर प्रदेश से, जनरल विपिन रावत सिविल सर्विस उत्तराखंड, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि ये तीनों को पोस्टथॉमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है, लेकिन प्रभा आत्रे जी को ये जीवित रहते हुए मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, हु हैज़ बीन गिवन द पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द फॉलोइंग मैसेज। 2022 में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? वंदना कतारिया, अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, ऑल ऑफ द अबव। तो पद्मश्री से किसे नवाजा गया है? इनमें से स्पोर्ट्स फील्ड में किसे नवाजा गया? पद्मश्री से। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 2022 में ये तीनों को ही पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब हमको याद क्या करना है? यहाँ पे तो ठीक है, वंदना कतारिया, अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, इनको तो दिया हुआ है। हमको क्या याद करना है? हमको ये याद करना है कि 2022 में जो है पद्मश्री 8 एथलीट्स को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? 8 एथलीट्स को मिला हुआ है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, 8 एथलीट्स को मिला हुआ है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक, अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने एग्जाम में खुद ही देखा है कि पद्मश्री से इतना डेप्थ में क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद है। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था देवेंद्र झझरिया, क्या देवेंद्र झझरिया, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। देवेंद्र झझरिया, इनको पद्म भूषण दिया गया। मैंने विभूषण बोल दिया तो सॉरी फॉर डैट। पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है। ये पैरा एथलीट हैं, पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये पैरा एथलीट हैं और इनको जो कि जैवलिन थ्रोवर हैं, पैरा एथलीट हैं, जैवलिन थ्रोवर हैं। तो इनको सबको तो 8 एथलीट्स को पद्मश्री मिला है, लेकिन देवेंद्र झझरिया को पद्म भूषण मिला है। ओवरऑल 9 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं बोल रही हूँ कि 9 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें कि 8 एथलीट्स ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिला है, और एक पैरा एथलीट जिसका नाम देवेंद्र झझरिया है, उनको पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया है 2022 में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? ये उसकी लिस्ट है जो मैंने अभी आपको बताया कि 2022 में पद्मश्री में 8 लोग शामिल हैं, और वो कौन कौन हैं? तो सुमित आंतिल जो कि हरियाणा से हैं। स्टेट भी आप लोग याद करना, क्योंकि व्यापम आजकल इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सुमित आंतिल, प्रमोद भगत फ्रॉम उड़ीसा, नीरज चोपड़ा फ्रॉम हरियाणा, शंकर नारायण मेनन चूंडियाल फ्रॉम केरला, फैजल अली दार फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वंदना कतारिया फ्रॉम उत्तराखंड, अवनी लेखरा फ्रॉम राजस्थान, और ब्रह्मानंद सांखवालकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, ये तो केवल अभी मैंने पढ़ दिया है आपके लिए, लेकिन आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि नाम है, अब इसमें आपको 8 नाम ही हैं, तो 8 को याद कर लीजिए। जिस तरह से आप पद्म विभूषण याद करेंगे, क्योंकि पद्म विभूषण आपको याद करना ही है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रभा आत्रे, कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत, और एक कौन है? और है राधेश्याम खेमका। इनका नाम आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है। ये 8 एथलीट्स का नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि इनको पद्मश्री मिला है। देवेंद्र झझरिया को याद कर लीजिए, जिनको पद्म भूषण मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड पद्म भूषण 2022? निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 नहीं मिला है? सत्य नाडेला, साइरस पूनावाला, सुंदर पिचाई, जनरल बिपिन रावत। तो किसको नहीं मिला है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से नवाजा गया है मरणोपरांत, पद्म विभूषण। ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी,
आई नो होनी नहीं चाहिए टाइपिंग मिस्टेक, बट स्टिल हो गई, सॉरी फॉर डैट। तो पद्म विभूषण से किसको नवाजा गया? जनरल बिपिन रावत को नवाजा गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है जनरल बिपिन रावत है, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये देखिए पद्म भूषण, हमको तो बिल्कुल हमने याद करके ही नहीं आए हैं हम कि पद्म भूषण किसे मिला है, लेकिन हमने क्या याद किया है कि इनको तो पद्म विभूषण मिला है, इसका मतलब ये तो नहीं है, और यही है हमारा आंसर। ठीक, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये तीनों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको जो चीज़ याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए वो क्या है? अब नेम है, नेम को याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या याद करना है? अभी मैंने आपको क्या बताया है, आपको ये याद करना है कि यदि आप पद्म विभूषण की बात करते हैं, यदि आप पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण दिया गया है 4, पद्म भूषण दिया गया है इस वर्ष 17, और पद्मश्री दिया गया है इस वर्ष 107। टोटल 128 पद्म पुरस्कार इस वर्ष दिए गए 2022 में। टोटल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107। अब 17 में नाम है क्या है? ये हैं जो मुख्य हैं, उनको कम से कम एक नज़र ज़रूर डाल लेना आप लोग। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, याद ना हो तो कम से कम एक नज़र ज़रूर डाल लेना कि एग्ज़ाम में एटलीस्ट याद आ जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हम। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर्स बाय आईसीसी फॉर 2021? आईसीसी द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना, फातिमा सना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज। किसको मिला है बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड? किसको मिला है 2021 के लिए? आईसीसी के द्वारा दिया गया है, तो स्मृति मंधाना को मिला है। किसको मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। ये इनका दूसरा बेस्ट फीमेल क्रिकेटर अवार्ड है जो कि 2021 में मिला। इसका मतलब 2018 में भी ये बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाएं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द विनर इन द अंडर 19 एशिया कप हेड इन जनवरी 2022? जनवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 एशिया कप में विजेता कौन बना? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप सभी आंसर जान रहे होंगे कि अंडर 19 में जो विनर है वो इंडिया है, जो कि फिफ्थ टाइम विनर बना है। ठीक है, 5वीं बार भारत विनर बना है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इसरो फ्रॉम 15 जैन 2022? 15 जनवरी 2022 से इसरो के नए प्रमुख कौन बने? एस किरण कुमार, शैलेश नायक, एस सोमनाथ, के सिवान। यहाँ पे तो आप इजली के सिवान जी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रहे हैं, अब तक रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों में से ही कोई होंगे, तो एक ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो गया। इसमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई नो कि आप सभी को पता होगा कि एस सोमनाथ जो है न्यू चीफ बने हैं इसरो के। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड पासपोर्ट इंडेक्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022? 2022 की पहली तिमाही में पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 90th, 83rd आएगा, है ना, TH लिखा हुआ है, 83rd, 88th, 86th। तो कौन है, किसको तो रैंक क्या है इंडिया का हमको बताना है। तो इंडिया का रैंक है इसमें, इसको जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स, तो पासपोर्ट इंडेक्स का यहाँ पे पूरा नाम क्या है? यदि हेनले करके आता है, हेनले, ये पढ़े होंगे आप लोग, तो नया नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि पीएससी के लिए आप लोग बिल्कुल पढ़ते हैं ये सबको एज अ करंट अफेयर, तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 83rd। कितनी है? 83rd है।
ठीक है। जापान और सिंगापुर फर्स्ट हैं। क्या जापान और सिंगापुर कंबाइनली फर्स्ट हैं, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान और इराक की बात करें हम, यदि अफ़गानिस्तान और इराक की बात करें तो ये बॉटम में है, ये दोनों कंट्री बॉटम में है ये दोनों कंट्री। अब पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कौन से देश का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो जापान सिंगापुर का लगभग 197 कंट्रीज़ आता है, ठीक, यानी कि उनका जो पासपोर्ट है इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि 197 कंट्रीज़ में जाने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग इंडिया की रैंकिंग। एक चीज़ और याद रखना आप लोग, और वो बात ये है कि इंडिया की रैंकिंग 2022 में तो फर्स्ट क्वार्टर में 83rd रही है, लेकिन यदि हम 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 90th। ये देख रहे ऑप्शन, ये 2021 में इंडिया की रैंकिंग थी, ठीक। नेक्स्ट आए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में भारत के 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम, मित्रभा गुहा, संकल्प गुप्ता, राजा ऋत्विक। तो कौन है 73rd चेस ग्रैंड मास्टर? तो 73rd चेस ग्रैंड मास्टर है भरत सुब्रमण्यम। ये चेन्नई से है जो कि 14 इयर्स ओल्ड हैं। कितने हैं? 14 इयर्स ओल्ड हैं, चेन्नई से हैं ये। और कहाँ पे खेला गया था ये ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर 73rd ग्रैंड मास्टर? तो इटली में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ये बेसिक सी जानकारी है, बट स्टिल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यापम और CGPSC या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस तरह से आजकल करंट अफेयर को ट्विस्ट करके पूछते हैं। रहता वही है लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी विच हैज़ बीन रिसेंटली टेस्ट फायर्ड? भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? INS करंज, INS कालवरी, INS खांडरी, INS वागीर। बताइए क्या है यहाँ पे? आपका करेक्ट आंसर क्या है बताइए, पॉज कर लीजिए, बताइए, और उसके बाद फिर हम देखें कि क्या है। तो जो 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसको हाल ही में टेस्ट फायर्ड किया गया, जिसका प्रशिक्षण किया गया है, तो वो है INS वागीर। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, वागीर, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस में यदि हम नज़र डालें तो ये पहली बात हमसे बोला जा रहा है स्कॉर्पियन सबमरीन, 5th स्कॉर्पियन सबमरीन। तो स्कॉर्पियन सबमरीन, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, और वो जानकारी है उससे पहले एक बार सुन लीजिए। वो क्या है कि ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन है ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बनाई जा रही है। किसके अंडर में? ये आप लोग अपने साइंस एंड टेक के लिए पढ़ते होंगे। किसके लिए? PSC के लिए जब आप पढ़ते हैं तब। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है इंडिया में किया जा रहा है। और ये किसकी मदद से किया जा रहा है? तो ये फ्रांस की मदद से किया जा रहा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली कि द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आर बीइंग बिल्ट इन इंडिया में बनाया जा रहा है बाय द MDL, ठीक, अंडर कोलैबोरेशन विद द नेवल ग्रुप अर्लियर, जिसको DCNS फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। और क्या चीज़ आपको याद रखना है? तो वो ये है, जो आपको याद रखना है तो उसकी बात ये आती है कि जो INS करंज है और INS कालवरी और INS खांडरी, तो INS कालवरी और INS खांडरी ये कमीशन्ड है इंडियन नेवी में।
यानी कि ये अपनी सेवा दे रहे हैं, ये दोनों कमीशन्ड हैं। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है, कमीशन्ड है। फिर उसके बाद आ जाता है INS करंज। तो INS करंज अभी टेस्ट फेज़ में ही है, लेकिन वो अपने लास्ट फेज़ में है, टेस्टिंग के वो अपने लास्ट फेज़ में है, जो कि इसकी टेस्टिंग चल रही है, जो कि बहुत जल्द टेस्टिंग, जैसे लास्ट फेज़ की टेस्टिंग है तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये भी कमीशन हो जाएगा। तो कालवरी खांडेरी ऑलरेडी कमीशन है इंडियन नेवी में, करंज लास्ट फेज़ में है। अब आ जाता है, ये तो 3 हो गए, अब आ जाता है INS वेला। INS वेला जो है, जो कि 4th सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंडर में, जो कि अभी इसका जो है हाल ही में इंडक्ट की गई है, जो कि अभी टेस्टिंग फेस में ही है ये भी। फिर उसके बाद 5th जो है, 5th आती है INS वागीर, जो कि हाल ही में इसका प्रशिक्षण किया गया है, हाल ही में टेस्ट फायर्ड है। और इसके बाद आती है लास्ट वागशीर आती है। कौन आता है? वागशीर आती है, जो कि अभी बिल्ड हो रही है, बनाई जा रही है। ठीक, ये जो MDL है वो मैज़गन जो कि मुंबई में स्थित है। MDSL क्या है? MDSL मैज़गन डॉक शिप यार्ड लिमिटेड, मैज़गन शिप डॉक यार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, जो कि एक PSU है। क्या है ये? PSU है, पब्लिक अंडरटेकिंग एंटरप्राइज है। तो ये क्या आप बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि मुंबई में स्थित है। और फ्रांस की मदद से ये क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट 75 के अंडर में स्कॉर्पियन सबमरीन का निर्माण कर रहे हैं। आई नो आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए तो आपको होप सो कि आपको रिकॉल हो जाए ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। रिसेंटली खिजड़िया बर्ड्स सेंचुरी हैज़ बीन इंक्लूडेड एज रामसर साइट। इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया क्या कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? हाल ही में ये रामसर साइट घोषित किया गया है, तो कहाँ स्थित है ये? तो खिजड़िया जो है गुजरात में है। कहाँ? गुजरात की जामनगर में है, गुजरात की जामनगर में है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। Recently, Baghira Wildlife Sanctuary has been included as Ramsar site. It is located in which state? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? हाल ही में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? कहाँ स्थित है बाघीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। अब बात आती है, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि खिजड़िया गुजरात, कैसे याद करेंगे? खिजड़िया गुजरात मतलब खिचड़ी, गुजरात की खिचड़ी बहुत फेमस है, तो खिजड़िया कहाँ है? गुजरात में है। फिर आते हैं बाखीरा। बाखीरा का क्या है? उत्तर प्रदेश, बाखीरा उत्तर प्रदेश। ये जो 2 फेब को हर साल 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये उस दिन घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, फरवरी में 2 फरवरी को ये घोषित हुआ है। और इसकी घोषणा के साथ में भारत में अब 48 रामसर साइट्स हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने रामसर साइट्स प्रेजेंटली हैं, तो 48 रामसर साइट्स हैं। ठीक, आगे आ जाएं हम। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ PM मोदी अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रिसेंटली? हाल ही में PM मोदी ने समानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आप सभी जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है। क्लियरली ये पूछा जा रहा है हमसे। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना। फिर उसके बाद बात आती है एग्जैक्ट लोकेशन, यदि पूछ ले तो वो भी हमको याद रखना है। तो क्या नाम है? मुछिंतल। क्या? मुछित्तल। आई नो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो रही होगी। मुछिंतल
नाम है। तो यदि जो भी साउथ इंडियंस हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट यदि मुझसे कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई होगी तो हैदराबाद में है ये, जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यहाँ स्थित है। बात आती है कि किसकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में, तो वैष्णवाइट रामानुज, वैष्णवाइट सेंट हैं जो कि 11वीं सेंचुरी के हैं। कब के? 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत, क्या नाम है उनका? रामानुजाचार्य। आप हर कोई जानता होगा इनका नाम, रामानुजाचार्य। तो रामानुज जी की प्रतिमा है वहाँ पे। इसको बोला जाता है कि वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है, बैठी हुई प्रतिमा, सिटिंग स्टैच्यू है। गूगल में डालिएगा और इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है ये, ठीक है, जिसकी हाइट क्या बताई जा रही है? जो कि हाइट बताई जा रही है 216 फीट। कितनी? 216 फीट। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको पता भी होगा। यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। Who tops the Forbes list of highest paid female athlete? फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट में से कौन शीर्ष पर है? नोमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, साइमन बाइल्स। एक ये यहाँ पे गलत है, वो ये है स्थान विलियम्स, ये ऑप्शन में नहीं है ना। और जो डी है वो नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, ये सी ऑप्शन है और डी क्या है? नन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो हमको क्या बताना है वो सब छोड़ते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है कहाँ पे नहीं, हमको आंसर से मतलब रखना है। तो हु टॉप्स द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? तो नोमी ओसाका। ठीक, फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो नोमी ओसाका है। इनकी कमाई कितनी बताई गई है? तो 57.3 मिलियन डॉलर। कितना? 57.3 मिलियन डॉलर। अब हम आ जाते हैं पीवी सिंधु में। तो पीवी सिंधु फोर्ब्स लिस्ट में 7th में है, जो कि भारत में हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में 7। फोर्ब्स की जो सूची बनती है उसमें पीवी सिंधु का जो रैंक है वो है 7th, जो कि टेनिस से रिलेटेड है और ये दोनों ही टेनिस से ही रिलेटेड हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 द टॉप स्टेट विथ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इज। हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के साथ शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। तो कौन है शीर्ष पर? जहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है? विथ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया हमको ये बताना है। ठीक है, किस में ज़्यादा है ये कहीं पे भी नहीं, इंक्रीज कहाँ हुआ है ये पूछ रहा है हमसे। तो हमको क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। हमको अब एक चीज़ याद रखनी है, बिल्कुल याद करनी है उसको। और वो क्या याद करनी है? यदि हमसे बोलेगा कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया में राज्यों को क्या करो, राज्यों को क्रम में सजाओ, ज़्यादा से यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमको क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, फिर आ जाता है कर्नाटका और फिर उसके बाद कर्नाटका के बाद में आता है झारखंड। ठीक, ये 5 राज्य आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? तो इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। किन राज्यों में वन
का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका और उसके बाद झारखंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांसी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर होम इन जनवरी 2022। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? सरोजनी नायडू, सावित्री बाई फुले, लक्ष्मीबाई, कंगना रनौत। तो किसके नाम पर रखा गया झांसी रेलवे स्टेशन? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई। क्या है इसका नाम? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक, झांसी का नाम रखा गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर फॉर टाइम मैगजीन 2021। टाइम पत्रिका 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इलॉन मस्क, जो बिडेन, कमला हैरिस, ग्रेटा थनबर्ग। तो किसको चुना गया है? तो इलॉन मस्क को चुना गया है और ये पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है, जो कि टेस्ला ग्रुप स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट इज एट द फर्स्ट प्लेस अमंग द बिग स्टेट्स। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य व्यवस्था सूचकांक के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? 4th एडिशन। पहली बात याद कैसे करेंगे हम? ये तो क्या मतलब कि हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए, वाओ मुझे तो बहुत कुछ याद है, लेकिन एग्जाम में गए अरे यार बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने केवल ऐसी एवी जाने दे दिया। ठीक है, हमको क्या करना है, उसको ध्यान से पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्योंकि एग्जामिनर जानता है ना कि आपको क्या पता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है। तो पहली बात जो हमको याद रखना है कि 4th एडिशन है किसका? स्टेट हेल्थ इंडेक्स का। कौन रिलीज करता है? तो नीति आयोग रिलीज करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट बिग स्टेट में फर्स्ट प्लेस में है, कौन सा राज्य बड़े राज्यों में फर्स्ट में है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है केरला। क्या है? केरला। अब आपको जो चीज़ याद रखना है इसके अलावा वो क्या है? तो इस इंडेक्स में, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इस इंडेक्स में 2 राज्य बिग स्टेट और लार्जर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं और वो हैं केरला और तमिलनाडु। ये दोनों ही बिग स्टेट की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक, फिर आता है स्मॉलर स्टेट, क्योंकि डिवीजन ऐसी होता है, यदि आपने पढ़ा होगा तो जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है उसका डिवीजन इस तरह से होता है, लार्जर स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूटीज़। ये 3 कैटेगरीज होती हैं और उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। तो लार्जर स्टेट्स में कौन है? केरला और तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट्स में कौन है? तो मिजोरम और त्रिपुरा। कौन है? मिजोरम और त्रिपुरा। कौन से में? स्मॉलर स्टेट्स में आते हैं और ये लार्जर स्टेट में आते हैं। ठीक, ये दोनों राज्य। फिर उसके बाद आता है यूटीज़, एक कैटेगरी बच गई ना यूटीज़ की, केंद्र प्रशासित प्रदेश। तो केंद्र प्रशासित प्रदेश में दमन एंड दीव, जिसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये हो गया, और चंडीगढ़ हो गया। और कौन? चंडीगढ़। ठीक, तो ये पहला है और ये दूसरा, यानी कि ये 2 केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिनको यूटीज़ की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यूटीज़ ही हैं, तो जो मैंने आपको बताया लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट और यूटीज़ की कैटेगरी में स्टेट हेल्थ इंडेक्स की रैंकिंग दी जाती है। तो लार्जर स्टेट में है केरला तमिलनाडु, स्मॉलर स्टेट में है मिजोरम त्रिपुरा और यूटीज़ में ये लोग आते हैं जिसमें है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और दूसरा है चंडीगढ़। ठीक है, आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। हाल ही में 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फुकन जूनियर, दामोदर मूजो, ये जेड आएगा है ना, जी नहीं आएगा, MOUZO। ठीक, मूजो,
अखितम नामबुतरी और अमिताभ घोष, तो किसको हाल ही में 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? पहली बात, ज्ञानपीठ अवार्ड होता क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। साहित्य के क्षेत्र में ये एक हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये, ठीक। अब हमसे बोला जा रहा है कि 57th किसको मिला? तो 57th मिला है किसको? दामोदर मोज़ो को। किसको? दामोदर मोज़ो को मिला हुआ है, जो कि Z है यहाँ पे, ठीक। इनके नाम में स्पेलिंग। ये है कौन? ये है कौन? तो ये हैं कोंकणी नॉवलिस्ट, कोंकण के हैं, ठीक है। कोंकणी भाषा में लिखते हैं, कोंकणी नॉवलिस्ट हैं ये, नॉवलिस्ट हैं। किसको मिला है? ये 57th दामोदर। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि साथ में 56th भी दिया गया है, एक साथ 56th और 57 दोनों दिया गया है। तो 56th किसको मिला है? तो 56th मिला है नीलमणि, ये जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, नीलमणि फुकन जूनियर, JR लिखा रहता है, नीलमणि फुकन जूनियर, इनको मिला हुआ है क्या? 56th, इनको 56th मिला हुआ है। और दामोदर जी को 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। दामोदर जी कोंकणी नॉवलिस्ट हैं, कोंकणी नॉवलिस्ट हैं। और नीलमणि ये क्या है? ये आसामी पोएट हैं। कौन है? आसामी पोएट हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि आपने पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो गया, आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे हमने ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वही लिखा हुआ है कि आसामी 56th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है, 57 दामोदर मोज़ो को मिला हुआ है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि लिटरेचर में, साहित्य में दिया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स कंप्लीट किए हैं करंट अफेयर के। यदि आपको और भी सेट चाहिए, 2021 के चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए वो भी लेकर के आएंगे। और आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड और कौन से वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।